इतना ही। नमस्ते। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की अहम खबर की तरफ। मालेगांव केस में गवाह के एटीएस पर आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए देश से माफी मांगने की भी मांग की। तो मालेगांव पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस मालेगांव साजिश का जिक्र यहां पर किया है। मालेगांव पर कांग्रेस माफी मांगे, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मालेगांव पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला सामने आया है। मालेगांव कांग्रेस की साजिश, ये उनके जरिए कहा गया है। मालेगांव पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, माफी की मांग उनकी तरफ से की गई है कि हिंदू नेताओं को फंसाने की यह पूरी साजिश यहां पर इस पूरे मामले के साथ की गई। तो इसे लेकर सियासत पहले से भी होती आई है। एक तरफ जहां कानूनी प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रही है, तो दूसरी तरफ सियासत मालेगांव धमाके को लेकर की जाती रही है। 29 सितंबर 2008 को याद होगा आपको, मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर मालेगांव में यह ब्लास्ट हुआ था। आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले जब सत्ता में थे तब उन आतंकियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते थे और हिंदू संगठनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। और हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस पूरे मामले पर। विवेक, क्या कुछ कहा जा सकता है? अब सीएम योगी आदित्यनाथ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि माफी मांगनी होगी जिस तरह से फंसाने की कोशिश यहां पर की गई मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। जी बिल्कुल सबीना, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि मालेगांव 2008 का जो पूरा मामला है वो मुंबई के स्पेशल कोर्ट एनआईए स्पेशल कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा है। और कल अचानक एक जो गवाह है वो भरी कोर्ट में उसने एक बड़ा खुलासा किया और बड़ा दावा किया कि 2008 बम धमाके के बाद जब उसे महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों ने उठाया था, उठाने के बाद उसे एक हफ्ते तक जबरन रखा गया था। और उसने ये भी दावा किया है कि उस दौरान महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारियों ने उससे कहा था कि वो जो बीजेपी के बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ और साथ साथ में आरएसएस के जो बड़े 5 नेता हैं उनका नाम इस बम धमाके में जोड़े। लेकिन इस विटनेस ने उनका नाम जोड़ने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ ये विटनेस ने दावा भी किया एनआईए स्पेशल कोर्ट में कि उसने कहा था कि अगर वो एटीएस की बात नहीं मानता है तो एटीएस उन्हें झूठे या बड़े मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी। तो ये एक अपने आप में बड़ा खुलासा और बड़ा दावा उस विटनेस ने किया था भरी कोर्ट में, जिसको लेकर अब भूचाल मच चुका है, राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन ये विटनेस का ये बयान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सबीना, क्योंकि इसने ये जो बयान है वो भरी कोर्ट में कहा था और कोर्ट में उसने दावा किया था कि एटीएस ने उसे जबरन योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के 5 नेताओं का नाम लेने के लिए कहा गया था। लेकिन ये विटनेस ने मना कर दिया था। मना करने के बाद एटीएस ने बकायदा उस विटनेस को धमकी भी दी थी कि अगर वो ये नाम नहीं लेता तो उसे फंसा दिया जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में 220 विटनेस को एग्जामिन किया गया है और अब तक जो ट्रायल चल रहा है उसमें जो 15 जो विटनेस है वो पूरी तरह हॉस्टाइल हो चुके हैं। तो अपने आप में ये जो पूरा ट्रायल चल रहा है उसमें एक नया मोड़ आ गया है। बिल्कुल, 15 गवाह जो अपनी बात से यहाँ पर मुकर गए हैं और एक बड़ा बयान यहाँ पर जिस तरह से गवाह के जरिए सामने आया कि उसे प्रताड़ित किया गया, उस पर दबाव डाला गया योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए और बाकियों का नाम लेने के लिए। और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगनी चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट जिसमें एक बड़ा मोड़, नया मोड़ उस वक्त देखने को मिला जब गवाह ने कहा कि किस तरह से एटीएस ने उसे धमकाया था, किस तरह से एटीएस ने उस पर दबाव डाला था, प्रताड़ित यहां पर किया था। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, एक तरफ कानूनी प्रक्रिया आगे लगातार बढ़ती रही है और दूसरी तरफ जो है बयानबाजी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती रही है, इसके बारे में आगे जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन सियासत देखिए, गवाह के बयान के बाद अब इस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एटीएस पर धमकाने का आरोप लगा। तो इससे पहले मालेगांव ब्लास्ट केस में एक गवाह के बयान के बाद राजनीति तेज हो गई। एक दिन पहले
एनआईए कोर्ट ने इस मामले में ने पहले दिए गए बयान से पलटते हुए एटीएस पर गंभीर आरोप लगा दिए। गवाह ने कोर्ट में दावा किया कि बम धमाके के बाद महाराष्ट्र एटीएस ने उसे उठाया और केस में फंसाने की धमकी दी और ऐसा नहीं करने पर के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों के नाम लेने को कहा गया, यानी कि दबाव डालने का आरोप उसने लगाया। गवाह ने यह भी दावा किया कि एटीएस ने उसे 7 दिनों तक अपने पास रखा और इस दौरान उसे कई बार धमकी दी गई। गवाह का एटीएस पर सबसे गंभीर संगीन आरोप। अभियोजन पक्ष का गवाह जिसने एटीएस ने अंडर सेक्शन 161 के तहत जिसका जवाब रिकॉर्ड किया गया था 2008 में, उसने स्पेशल एनआई कोर्ट में भगवान की सौगंध खाकर कहा कि मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। मुझे आज 5 पन्नों का स्टेटमेंट पहली बार स्पेशल एनआई कोर्ट के नीचे एनआई के सिपाही ने मुझे पहली बार दिखाया। मुझे केवल अपना नाम पता पूछा गया और मुझे 7 दिन के ऊपर इलीगल कस्टडी में रखा गया। मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया। मालेगांव धमाका केस के गवाह की गवाही के बाद उस पर सियासी घमासान भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर दिया। कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, हिंदुत्व विरोधी चेहरा, हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का राहुल गांधी, सुशील कुमार शिंदे और सोनिया गांधी का जो प्रयास है, उसकी विफलता सामने दिखाई दे रही है। एटीएस का दबाव था कि आरएसएस के लोगों का नाम लिया जाए, योगी का नाम लिया जाए, ये नाकाबिले यकीन है। एटीएस का दबाव तो फिर भी रहेगा, लेकिन शक और शुबा तो पैदा होता है। इसलिए इस गवाह की कायदे के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यह शायद गवाह जिन्होंने सत्य और सही बताया कि उनके ऊपर कैसे कांग्रेस की यूपीए के दलों ने मिलकर अत्याचार करवाए एजेंसियों से और मिसयूज़ करते हुए उन पर दबाव बनाया, और इसलिए शायद ये 14वां 15वां गवाह होगा जिसने इस बात को कहा है। देश के अंदर 5 स्टेट का जो है इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा, ऐसे मौके पर किसी विटनेस को ला करके ये उससे बयान दिलवाना कि एटीएस ने हमारे ऊपर दबाव डाला था कि हम योगी आदित्य जी का नाम लें, या इसी तरह और भी जो है देश में जो आरएसएस के लोग हैं उनका नाम लें, ये मुझे सियासत लगती है, इसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम धमाके में 6 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग इस ब्लास्ट में जख्मी हुए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव में केस दर्ज किया गया और महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस केस की जांच शुरू की थी। जांच के बाद एटीएस ने इस केस में यूएपीए और मकोका भी लगाई, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर 1 अप्रैल 2011 को इस केस की जांच एनआईए को सौंपी गई, जिसके बाद इस केस में आरोपी 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। सिन्हा जी, मालेगांव ब्लास्ट में एक अहम मोड़ आया है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो गवाह था उसने कोर्ट में बयान दिया है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया था योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए और जो आरएसएस के नेता उनका नाम लेने के लिए। देखिए, गवाह के इस खुलासे के बाद साफ हो गया कि मालेगांव एक षड्यंत्र के तहत था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था हिंदुत्व के विरोध में एक नैरेटिव पैदा करना। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान 2 गृह मंत्रियों पी चिदम्बरम और शिंदे साहब ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर कांग्रेस आलाकमान की सहमति थी। जब शिंदे भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद थे। यह कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के निर्देशन से इस प्रकार का षड्यंत्र चलता रहा, जिसका उद्देश्य था योगी आदित्यनाथ जी एवं संघ के अन्य नेताओं को आरोपी बनाना और हिंदू संगठन को बदनाम करना। क्या जब ये खुलासा हुआ है तो क्या इस एंगल पर भी जांच की जाएगी और जो इसके पीछे दोषी हैं जिन्होंने ऐसा कराया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करवाई जाएगी? देखिए, मालेगांव या समझौता एक्सप्रेस पर बाद में 26/11 पर जिस प्रकार के कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया और जिस प्रकार से जांच एजेंसियों को बाध्य किया, एटीएस पूरी तरह से 10 जनपद के दबाव में काम कर रही थी। एटीएस के हेड रघुवंशी को क्यों बदला गया, इसका जवाब अभी तक यूपीए सरकार के पास नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे के आधार पर इस बात की जांच होनी चाहिए वो कौन से लोग थे जो इस प्रकार का षड्यंत्र रचकर निर्दोष लोगों को और निर्दोष संगठनों को आरोपी बना रहे थे। साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, लोगों को प्रताड़ित करके, टॉर्चर करके उनसे झूठी बातें कहलवाएंगे, इस प्रकार का यह साजिश था। राहुल गांधी ने कहा था कि जो हिंदू आतंकवाद है वो ज्यादा भयावह है, उससे डरने की आवश्यकता है संसार को। आप याद करिए, ये जो सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंक, यह शब्द भी राहुल गांधी और उनकी टीम ने गढ़ा है। और इस केस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी पर हमला बोलते हुए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। षड्यंत्र हो सकता है, क्या साजिश हो सकती है, न केवल ये बल्कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था नारकोटिक्स के एक अधिकारी ने किस तरीके से साजिश करके एक फिल्म स्टार के परिवार को बदनाम करने का या उसका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कई बार हुआ है कि विधानसभा में एक पुड़िया दिखा दी गई और वही संस्था ये कह रही थी ये आतंकवादियों की कोशिश है कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिससे कि विधानसभा उड़ जाती, लेकिन अंतोगत्वा जब उसकी जांच हुई तो उसमें एक बुरादा निकला, लकड़ी के चूना निकला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार है, इसमें कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। और उधर कांग्रेस ने भी मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह के आरोपों पर सवाल उठाए और इसे यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। 2017 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपगंडा खड़ा किया था कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र एटीएस योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश कर रही थी और विटनेस के ऊपर जो गवाह थे उन पर दबाव डाल रहे थे। अब उसके बाद फिर चुनाव उत्तर प्रदेश का शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी आदित्यनाथ की सरकार 5 साल पूरी तरह से फेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना रवैया है चुनाव लड़ने का, उसी तरह का एक प्रोपगंडा का ये हिस्सा है। नए साल के जश्न से पहले उत्तराखंड से लेकर दार्जिलिंग तक बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, मुनस्यारी और जोशीमठ में भारी बर्फबारी हुई, तो वहीं दार्जिलिंग में पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर से कुछ इस तरह से ढका नजर आया। अच्छी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पहाड़ों पर हुई इस भारी बर्फबारी का सीधा असर हालांकि मैदानी इलाकों में दिखा और दिल्ली में भी पारा लुढ़क गया। अच्छी तस्वीरें देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैदानी इलाकों से जो ठंड है वो शहरों की भी बढ़ गई है। पहली तस्वीर नैनीताल की, जहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए, जबकि उत्तराखंड के चमोली और मुनस्यारी में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां की सड़कें, गाड़ियां, पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ की इस सफेद चादर से ढके हुए नजर आए, जबकि उत्तराखंड के जोशीमठ में भी बर्फबारी से पारा लुढ़क गया। दार्जिलिंग में भी बर्फ की चादर से पूरा शहर किस तरह से ढक गया, तस्वीर इस वक्त आपके सामने। वहां की सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आई। वहीं पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का असर अगर इसका जिक्र करें तो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। देश की राजधानी दिल्ली में पारा गिरने से लोगों की ठिठुरन यहां पर बढ़ गई है और इसी के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ती नजर आई। और सबसे पहले तस्वीर यहां पर अब नैनीताल की आपको दिखाते हैं। नए साल के जश्न से पहले हुई बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे देखिए किस तरह से खिले नजर आए। सैलानी बेहद खुश हैं, वो इसी नज़ारे को देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि नैनीताल में जो ये बर्फबारी की तस्वीर आप देख रहे हैं ऊंचाई वाले इलाकों में हुई है। वहां पहुंचे सैलानी बर्फबारी का मजा लेने से नहीं चूके और बर्फबारी की इन तस्वीरों को कैद करते हुए कैमरे में नजर आए और खूब जमकर मस्ती करते हुए भी नजर आए।
मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल में भी दिख रहा है और ये देख सकते हैं कि कल रात बारिश हुई है, उसके बाद बर्फ के इस तरह के नज़ारे हैं और जो पूरी पहाड़ी है ऊपर देख सकते हैं कि पेड़ किस तरह से लदगद हैं। टूरिस्ट यहाँ पर हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि बारिश होगी, बर्फबारी होगी, जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं देश के विभिन्न हिस्सों से और जो एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो पूरी तरीके से लदगद हुए हैं। रात में करीब बारिश हुई है, उसके बाद अचानक जो स्नोफॉल है वो हुआ है। मुक्तेश्वर, नैनीताल, रामगढ़ वाले इलाकों में कुछ इसी तरीके के नज़ारे हैं। जो स्नोफॉल वाले इलाके हैं वहाँ पर टूरिस्टों का आना लगातार जारी है। हालांकि उम्मीद देखी जा रही है, जिस तरह से कुछ दिनों से टूरिस्ट कम नैनीताल में आ रहा था ठंड की वजह से, अब स्नोफॉल हुआ है तो उम्मीद देखी जा रही है कि टूरिस्ट जो है वो नैनीताल आएगा। जो पर्यटन कारोबार धीमा पड़ गया था वो एक बार फिर से चल पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आने वाले दिनों में जो 31 का दौर है उस दौरान भी टूरिस्ट ने काफ़ी बुकिंग कर रखी है। लेकिन अब जो है जो स्नोफॉल हुआ है उसके नज़ारे देखने पर्यटक इन इलाकों में पहुंच रहे हैं। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। तमाम ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੇ ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ। तमाम ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ दूसरी पार्टियां टिकटां दे विच कांग्रेस तो अगे निकल चुकी ने, लेकिन पंजाब च कांग्रेस ने अजे टिकटां नहीं ऐलानियां, हर बार पिछे रह जाती है। और नवजोत सिंह सिद्धू होरां नाल एक ढाबे ते मौजूद हाँ, तमाम लोग ने पंजाब के लोगों के सवाल पूछांगे कि पंजाब के लोग की चाहते हैं और कांग्रेस के वर्कर की चाहते हैं। तमाम सवाल जिहड़े नवजोत सिंह सिद्धू होरां तो पूछांगे। सिद्धू साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बुर्की पान देगा कि सीधे सवाल ही सवाल टाटा। सिद्धू साहब तुहाडा स्टाइल है और तुसी इस वेले मक्की दी रोटी सरों दा साग ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਮੈਂ, ਤੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਚੁੱਕ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਲਾਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਛੱਡਣਗੇ ਵੀ, ਲੱਗਣਗੇ ਵੀ, ਆਉਣਗੇ ਵੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ, ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ, 77 ਸੀਟਾਂ 2 ਤੋਂ 77 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਨਾ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਰਿਟ ਆਨਰ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਨਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਾਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ